हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विस्तृत एजुकेशन पर। अब हम पढ़ेंगे बेराट सभ्यता के बारे में। बेराट सभ्यता। ये हमारा राजस्थान का ये जिला है जयपुर। जयपुर से 85 किलोमीटर दूर पहाड़ी है जिसका नाम है बीजक पहाड़ी, भीम पहाड़ी, भोमली की पहाड़ी, महादेव पहाड़ी, गणेश पहाड़ी, पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ। इस बीजक की पहाड़ी में एक क्षेत्र है विराटनगर। विराटनगर और हमें पता है एक जनपद है मत्स्य जनपद। इस मत्स्य जनपद की राजधानी रही है कौन सी? मत्स्य जनपद की राजधानी रही है विराटनगर। राजधानी रही है। बाद में इस विराटनगर का ही नाम बदलकर क्या कर दिया? बेराट। बेराट। एक छोटी सी कहानी। अर्जुन जो था उसकी माँ को प्यास लगती है और अर्जुन तीर चलाता है और यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी। इसी नदी के किनारे विकसित हुई है बेराट सभ्यता। और क्या कहा जाता है इस नदी को? अर्जुन की गंगा। तीर चलाकर नदी निकली है इसलिए तीर गंगा। ताला नदी और रुंडित सरिता। इस बेराट में राजा विराट का शासन था और राजा विराट के शासन काल में पांडवों ने 1 वर्ष का अज्ञातवास गुजारा। राजा विराट के वहाँ इन सब की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो इन सब की जानकारी मिलती है महाभारत से, महाभारत ग्रंथ से। बेराट सभ्यता की खोज किसने की? इसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी। और इसके उत्खननकर्ता कौन थे? उत्खनन का कार्य क्या है? नील रत्न बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित। बेराट सभ्यता कौन सी पहाड़ियों पर? तो बीजक पहाड़ी, भीम पहाड़ी, भोमली पहाड़ी, महादेव पहाड़ी, गणेश पहाड़ी, पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ। और इस क्षेत्र में एक नगर था विराटनगर जो किसकी राजधानी रही थी? मत्स्य जनपद की राजधानी। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि मत्स्य जनपद की राजधानी किसे माना गया है? विराटनगर को। विराटनगर का नाम बाद में बेराट हो गया था। यहाँ राजा विराट का शासनकाल था। तब पांडवों ने 1 वर्ष का अज्ञातवास गुजारा। इस बात की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो महाभारत से मिलती है। और यहाँ जयपुर में ही बाणगंगा नदी प्रवाहित होती है और बाणगंगा नदी को ही अर्जुन की गंगा, तीर गंगा, ताला नदी या रुंडित सरिता कहा जाता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं बेराट सभ्यता की। तो बेराट सभ्यता की सबसे पहले तो खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। और उत्खननकर्ता कौन थे? नील रत्न बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित। आगे हम देखते हैं बेराट सभ्यता के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक
पॉइंट्स। आगे हम देखेंगे बैराट सभ्यता की कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो बैराट सभ्यता में सबसे पहले तो बैराट सभ्यता पर उत्तर भारत के एक शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ के शासक बने थे। इनके गुरु का नाम क्या था? इनके गुरु का नाम था चाणक्य। चाणक्य, इसे ही क्या कहा जाता है? कौटिल्य। और इनका ही दूसरा नाम है विष्णुगुप्त। कहाँ के थे ये? ये थे तक्षशिला के। तक्षशिला कहाँ है? वर्तमान में पाकिस्तान में है। इन्होंने अपने गुरु के सहयोग से ही उत्तर भारत में शासन किया। फिर इसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र शासक बना है। चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र था अशोक महान। अशोक महान। अशोक महान ने कलिंग का युद्ध लड़ा था 261 ईसा पूर्व। 261 ईसा पूर्व कलिंग का युद्ध लड़ा गया 261 ईस्वी में। और इस समय इस युद्ध में इतना नरसंहार हुआ था जिसके कारण अशोक महान ने रणभेरी की जगह, रणभेरी के स्थान पर, रणभेरी की जगह धम्मघोष का नारा दिया। धम्मघोष मतलब होता है धर्म युद्ध। इसका मतलब क्या होता है? धर्म युद्ध का नारा दिया। और जगह जगह काफ़ी सारे शिलालेख लगाए थे पूरे भारत में। तो सर्वप्रथम शिलालेख लगाने का कार्य किसने किया था? अशोक महान ने। तो शिलालेख, उसमें से एक शिलालेख हमें मिला है बैराट से, जिसे कहा गया है भाम्रू शिलालेख। इस शिलालेख की खोज किसने की है? कैप्टन बर्ट ने। कैप्टन बर्ट ने की है। इस शिलालेख में अशोक महान का एक स्टेटमेंट मिलता है जिसमें अशोक ने कहा है कि मैं बौद्ध धर्म व संघ में अटूट विश्वास रखता हूँ। रिपीट कर लीजिए। इस शिलालेख में अशोक महान का एक स्टेटमेंट मिलता है जिसमें कहा गया है कि मैं बौद्ध धर्म व संघ में अटूट विश्वास रखता हूँ। इसमें ही एक प्रमाण मिला है कि अशोक महान ने पशु बलि पर प्रतिबंध लगवाया था। प्रतिबंध लगवाया। इस शिलालेख में अशोक को और क्या कहा गया है? मगध का राजा। मगध का राजा। इस शिलालेख को ही क्या कहा जाता है? पाषाण फलकीय शिलालेख। वर्तमान में ये शिलालेख कहाँ पर है? तो वर्तमान में यह शिलालेख है कलकत्ता के एक संग्रहालय में। कलकत्ता के संग्रहालय में रखा गया है इसे। कलकत्ता के संग्रहालय में। अभी हमने पढ़ा है कि बैराट सभ्यता में उत्तर भारत का एक शासक बना था चंद्रगुप्त मौर्य।
ये अपने गुरु के सहयोग से बना था। गुरु का नाम था चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। कहाँ के थे ये? तक्षशिला के। तक्षशिला कहाँ पर है वर्तमान में? पाकिस्तान में। यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य का ही पौत्र शासक बनता है अशोक महान। अशोक महान ने कलिंग का युद्ध लड़ा था 261 ईस्वी में, और इस युद्ध से अशोक महान के हृदय को इतना आघात पहुंचा था कि उन्होंने रणभेरी के स्थान पर धम्मघोष का नारा दिया। और सर्वप्रथम शिलालेख लगवाने का श्रेय भी किसको जाता है? अशोक महान को। इसके पूरे भारत में कई सारे शिलालेख हैं, उनमें से एक शिलालेख मिला है हमें बेराट से। बेराट में कौन सा शिलालेख मिला है? भामरू शिलालेख। इसकी खोज की है कैप्टन बर्ट ने, और इसमें अशोक महान का एक स्टेटमेंट मिला है कि मैं बौद्ध धम्म व संघ में अटूट विश्वास रखता हूँ। पशु बलि पर इन्होंने प्रतिबंध लगवाया, इसके प्रमाण भी भामरू शिलालेख से मिलता है। और इसी भामरू शिलालेख में अशोक को क्या कहा गया है? मगध का राजा। इस शिलालेख को पाषाण फल की शिलालेख भी कहा गया है, और वर्तमान में ये शिलालेख कलकत्ता के संग्रहालय में रखा गया है। आगे हम देखते हैं बेराट सभ्यता की कुछ और टॉपिक्स। कई टॉपिक्स याद आवे बार बार। आगे हम देखेंगे बेराट सभ्यता के कुछ पॉइंट्स। तो बेराट सभ्यता इस सभ्यता में हमें बौद्ध विहार, मठ, स्तूप आदि मिले हैं, और ये सभी किसने बनवाए हैं? अशोक ने, सम्राट अशोक ने। मठ कुल कितने थे? 8 संख्या। बेराट सभ्यता से हमें मिली है 36 मुद्राएं, और 36 में से 8 ऐसी मुद्राएं हैं जो 5 मार्क चांदी की है। बची 28 मुद्राएं इंडो ग्रीक यूनानी शासक की है, और इन 28 में से भी 16 मुद्राएं एकमात्र ऐसे शासक की है, एकमात्र शासक की है जिसका नाम है मिनेंडर। और ये मुद्राएं सूती वस्त्र में लिपटी हुई मिली, सूती वस्त्र में लिपटी हुई। और बेराट सभ्यता से क्या मिला है? शंख लिपि के प्रमाण मिले हैं, गोल मंदिर के प्रमाण मिले हैं, गोल मंदिर के अवशेष, भीमतला तालाब मिला है, भीमतला तालाब, स्वर्ण मंजूषा मतलब संदूक मिली है, स्वर्ण मंजूषा। हनुमान जी की आदमकद प्रतिमा मिली है, आदमकद प्रतिमा मिली है। महात्मा बुद्ध की प्रतिमा मिली है। ये भारत की प्रथम ज्ञात मानव प्रतिमा है, भारत की प्रथम ज्ञात मानव प्रतिमा। इस सभ्यता से प्राप्त जो मृद भांड है उस पर त्रिशूल व स्वास्तिक चिन्ह अंकित मिला है, स्वास्तिक चिन्ह
अंकित मिला है। इस सभ्यता से एक विशेष प्रकार की चित्रशैली मिले हैं जिसे आकर कलर शैली कहा गया है। ये एक विशेष प्रकार की चित्रशैली मिली है, विशेष चित्रशैली। बौद्ध सभ्यता से क्या मिले हैं? बौद्ध विहार, मठ, स्तूप जो किसने बनवाए थे? अशोक महान ने। और मठ की संख्या कितनी है? 8। 36 मुद्राएं मिली हैं जिसमें से 8 तो है पंचमार्क चांदी की, उसमें से बची 28 है एक इंडो ग्रीक शासक की है या यूनानी शासकों की है। और इनमें से भी 16 मुद्राएं ऐसी है जो केवल एकमात्र शासक की है, वो है मिनेंडर। और सूती वस्त्र में लिपटी हुई मिली है ये मुद्राएं। शंख के प्रमाण मिले हैं, शंख लिपि के। गोल मंदिर के अवशेष मिले हैं। भीमतला तालाब मिला है। स्वर्ण मंजूषा मिली है जिसमें माना गया है कि इसमें महात्मा बुद्ध की अस्थियां थी। हनुमान जी की आदमकद प्रतिमा मिली है और बुद्ध की प्रतिमा मिली है। ये भारत की एकमात्र या प्रथम ज्ञात मानव प्रतिमा थी। मृदभांड मिले हैं जिसमें त्रिशूल, चक्र और स्वास्तिक चिन्ह अंकित मिला है। और इसमें एक विशेष प्रकार की चित्रशैली मिली है जिसे कहा गया है ऑकर कलर शैली। एक चीनी यात्री आता है भारत, चीनी यात्री जिसका नाम है हेनसांग। इसे यात्रियों का राजकुमार या नीति का पंडित कहा गया है। नीति का पंडित कहा गया है। इंग्लिश में इसे कहा जा सकता है प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स। इस चीनी यात्री हेनसांग ने एक ग्रंथ लिखा है और इसके ग्रंथ का नाम है सीयूकी। जब ये भारत आता है तो अलग अलग क्षेत्रों को अलग अलग नामों से संबोधित करता है। इसने बैराट को किस नाम से संबोधित किया? तो बैराट को इसने कहा है पारयात्र। बैराट सभ्यता को ही अलवर का सिंह द्वार भी कहा गया है। अलवर का सिंह द्वार। और क्या कहा गया है? बहुत अधिक मात्रा में बैराट सभ्यता से शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, रॉक पेंटिंग प्राप्त हुई है बहुत अधिक मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में। इसलिए इस सभ्यता को प्राचीन चित्रशाला भी कहा गया है। प्राचीन युग की चित्रशाला। प्राचीन युग की चित्रशाला भी कहा गया है।
आगे हम पढ़ेंगे आहड़ सभ्यता। हमारी अब कौन सी सभ्यता आएगी? आहड़ सभ्यता। ये राजस्थान में ये जिला है उदयपुर। उदयपुर से एक नदी निकलती है जिसे कहा गया है आहड़, और इस आहड़ नदी के ही आसपास के क्षेत्र को क्या कहा गया है? आघाटपुर या आहार दुर्ग। आघाटपुर या आहार दुर्ग। ये नदी आगे जाकर एक खड्डे में गिरती है और इस बड़े से खड्डे को कहा जाता है उदय सागर झील। उदय सागर झील। उदयपुर बसाया किसने था? उदयपुर बसाया था उदय सिंह जी ने। कब? तो 1559 में। और इस झील का निर्माण करवाया उदय सिंह जी ने कब? 1565 में। आगे इस झील में ये नदी घिरकर आगे बढ़ती है और आगे इस नदी को कहा जाता है बेड़च। तो उदय सागर झील से पहले तो इस नदी को कहा जाता है आहड़, और उदय सागर झील के बाद इस नदी को कहा जाता है बेड़च। आगे जाकर ये नदी मिलती है बनास नदी में। ये है बनास नदी। बनास नदी में एक और नदी आकर मिलती है मेनाल, और इस स्थान पर ये तीनों ही नदियां मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है। और ये त्रिवेणी संगम कहाँ बनाती है? बिंगोद कहाँ? भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा। अब आहड़ सभ्यता है, तो आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है? आहड़ नदी के किनारे। आहड़ नदी उदय सागर झील के बाद किस नाम से जानी जाती है? बेड़च नदी के नाम से। आहड़ सभ्यता की खोज सबसे पहले तो किसने की थी? तो इसकी खोज की है अक्षय कीर्ति व्यास ने। अक्षय कीर्ति व्यास। उत्खनन किसने किया है? उत्खनन का कार्य किया है R.C. अग्रवाल और H.D. सांकलिया। आहड़ सभ्यता का जो प्राचीन नाम है, वो प्राचीन नाम क्या है? इसे प्राचीन समय में कहा जाता था धूलकोट। धूलकोट का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है रेत का टीला। रेत का टीला। आहड़ सभ्यता के बारे में हमने देखा था। तो आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे है? आहड़ नदी के किनारे। इसकी खोज किसने की थी? अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। उत्खनन किसने किया था? R.C. अग्रवाल और H.D. सांकलिया। और इसका प्राचीन नाम क्या है? धूलकोट। धूलकोट का अर्थ क्या होता है? रेत का टीला। अब हम देखेंगे कि आहड़ सभ्यता से कौन कौन से पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं। आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता में जो आहड़ सभ्यता के बारे में देखेंगे हम। आहड़ सभ्यता में जो सभ्यता थी, आहड़ सभ्यता, वो कैसी थी? वो ग्रामीण सभ्यता थी। ग्रामीण सभ्यता थी और पितृसत्तात्मक परिवार थे। पितृसत्तात्मक परिवार थे। साथ ही संयुक्त परिवार थे। संयुक्त परिवार क्यों थे? क्योंकि इस सभ्यता से 3 से 4 चूल्हे और 6 चूल्हे ऐसे
अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसलिए अनुमान लगाया गया है कि ये सभ्यता कैसी थी, संयुक्त परिवार वाली थी। कीमती पत्थर मिले हैं इस सभ्यता से, कीमती पत्थर जैसे स्फटिक गोमेद आदि मणकों की माला। प्राप्त हुई। अन्न के भंडार मिले हैं, अन्न के भंडार जिसे गोरे, कोठी या ओवरी कहा गया है। कई बार क्वेश्चन आया है कि आहड़ सभ्यता में जो अन्न के भंडार मिले हैं उसे क्या कहा गया है, और ऑप्शन में दिया होता है ओवरी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओवरी। उल्टी तपाई वाले मृदभांड मिले हैं, उल्टी तपाई वाले मृदभांड, जिनका कलर कैसा होता था, लाल काला, लाल काला। तो लाल काले मृदभांड वाली सभ्यता कौन सी है, आहड़ सभ्यता। ये लाल काले मृदभांड का प्रमुख केंद्र था। तो यहाँ से हमने देखा कि ग्रामीण सभ्यता थी आहड़ सभ्यता। ग्रामीण थी तो परिवार कैसे थे, पितृसत्तात्मक, और 3 से 4 चूल्हे और रसोइयाँ, और 3 से 4 चूल्हे और 6 चूल्हे आदि मिले हैं। तो इससे अनुमान लगाया गया कि संयुक्त परिवार थे। कीमती पत्थर मिले जैसे कि स्फटिक, गोमेद, मणकों की माला आदि। अन्न के भंडार मिले जिसे क्या कहा गया था, गोरे, कोठी और ओवरी। उल्टी तपाई वाले मृदभांड मिले हैं जिसमें मृदभांडों का रंग कैसा होता था, काला और लाल, लाल काला। तो लाल काली मृदभांडों वाली संस्कृति कौन सी है, तो आहड़ सभ्यता है। आगे हम देखते हैं, आगे हम आहड़ सभ्यता में देखेंगे सूती कपड़े की छपाई। क्या मिला है आहड़ सभ्यता से, सूती कपड़े पर छपाई के साक्ष्य मिले हैं, जिसे क्या कहा जाता है, ठप्पा प्रिंट या दाबू प्रिंट। और क्या मिला है आहड़ सभ्यता से, 79 प्रकार के लोहे के उपकरण मिले हैं, लोहे के उपकरण मिले हैं। तांबे की बहुत सारी चीज़ें मिले हैं जैसे तांबे की चूड़ियाँ, और क्या मिला है, कुल्हाड़ी मिली है तांबे की, अंगूठी मिली है, तोल बाट मिले हैं तांबे के, तांबा ही तांबा मिला है। इसलिए इस सभ्यता को क्या कहा जाता है, ताम्रवती सभ्यता भी कहा जाता है, या ताम्रवती नगरी। एक हमने देखा था ताम्र जननी, एक हमने क्या देखा है, ताम्र जननी सभ्यता किसे माना गया है, तो ताम्र जननी सभ्यता माना गया है गणेश्वर सभ्यता को। यहाँ 2 शब्द हैं, एक है ताम्र जननी और एक है ताम्रवती। ताम्रवती तो कहा गया है आहड़ को, और ताम्र जननी कहा गया है गणेश्वर को। और क्या मिला है यहाँ से, तांबे की मुद्रा मिली है, तांबे की 6 मुद्राएं मिली हैं, जिसमें से एक पर तो है त्रिशूल अंकित है, त्रिशूल अंकित, और एक पर अपोलो का चित्र अंकित है। अपोलो कौन थे, तो एक यूनानी देवता है, ये यूनानी देवता।
और क्या मिला है आहड़ सभ्यता से? तो आहड़ सभ्यता से एक टेराकोटा मिला है जिसकी आकृति वृषभ आकृति है। वृषभ आकृति, वृषभ आकृति का जो टेराकोटा मिला है, इस टेराकोटा को क्या कहा गया है? वनासियन वुल, वनासियन वुल कहा गया है। और आहड़ सभ्यता के जो लोग थे वो मृत शरीर को दफनाते समय कपड़े व आभूषण पहनाते थे, मतलब कपड़े व आभूषण के साथ ही मृत शरीर को दफनाते थे। और आहड़ सभ्यता से हमें क्या मिला है? तो आहड़ सभ्यता में एक यंत्र का उपयोग किया जाता था जो गंदे पानी की निकासी करता था। तो गंदे पानी की निकासी, पानी की निकासी के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता था उसको कहा जाता है चक्रकूप। चक्रकूप। ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे आहड़ सभ्यता से रिलेटेड, जिसमें से हमने पहले तो देखा है कि सूती कपड़े पर छपाई के साक्ष्य मिले हैं जिसे ठप्पा प्रिंट या दाबू प्रिंट कहा जाता है। ये वर्तमान में कहाँ के प्रसिद्ध हैं? तो ये प्रसिद्ध है अकोला चित्तौड़। अकोला चित्तौड़ ये प्रसिद्ध है। 79 प्रकार के लोहे के उपकरण मिले हैं। तांबे की बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। तांबे की चूड़ियाँ, कुल्हाड़ी, अंगूठी, तोलबाट, तांबे की मुद्राएं इत्यादि। इसलिए इस सभ्यता को ताम्रवती नगरी कहा जाता है। जो 6 मुद्राएं मिली हैं तांबे की, उसमें से एक पर तो त्रिशूल अंकित है और एक पर अपोलो का चित्र अंकित है। अपोलो कौन है? तो ये एक यूनानी देवता है। टेराकोटा मिला है वृषभ आकृति का, जिसे क्या कहा जाता है? वनासियन वुल। मृत शरीर को कपड़े व आभूषण के साथ दफनाया जाता था। और यंत्र मिला है एक जिसको कहा जाता है चक्रकूप, और इसका क्या कार्य था? तो ये गंदे पानी की निकासी के लिए उपयोग में लिया जाता था। यहाँ तक तो हमने पढ़ी है राजस्थान की कुछ प्राचीन सभ्यताएं, जिसमें काफ़ी सारी विशेषताएं थी और काफ़ी बड़ी थी ये सभ्यताएं। अब जो हम सभ्यताएं पढ़ेंगे राजस्थान की, वो किस ज़िले में है और उसकी जो 2-3 छोटी छोटी विशेषताएं उन पर चर्चा करेंगे। और फिर उसके बाद में भी राजस्थान में कुछ ऐसी सभ्यताएं हैं जिनकी मुख्य रूप से कोई ज़्यादा खास विशेषताएं हैं नहीं, खाली उनके ज़िले कौन से हैं ये याद रखना हमें ज़रूरी है कि किस ज़िले में कौन कौन सी सभ्यताएं हैं। उसके लिए हम एक चार्ट अवेलेबल करवा देंगे एप्लीकेशन पर PDF के रूप में, ताकि उसको सिर्फ रीड आउट करके क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। उसमें समझने जैसा कुछ है नहीं, खाली एक लिस्ट दे दी जाएगी जिसमें सभ्यता और सभ्यता के सामने वो किस ज़िले में है वो याद रखेंगे। अभी हम देखेंगे कुछ ऐसी सभ्यताएं जिसकी 2-3 छोटी छोटी विशेषताएं हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये रहा राजस्थान। सबसे पहले तो ये रहा राजस्थान। अब इस राजस्थान में कई सारे ज़िले हैं जिनमें से कई सारी सभ्यताएं हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हनुमानगढ़ ज़िला। हनुमानगढ़ ज़िले में हमने एक सभ्यता पढ़ी है अभी, कालीबंगा। कालीबंगा के अलावा हनुमानगढ़ ज़िले में और कौन सी सभ्यता है? हनुमानगढ़। अब हनुमानगढ़ ज़िले की सभ्यता देखेंगे हम। सबसे पहले तो है सभ्यता, वो है पीलीबंगा सभ्यता। पहले पीलीबंगा, एक मिनट, पीलीबंगा। इस पीलीबंगा सभ्यता से क्या प्राप्त हुआ है? ईंटों का कुआं। ईंटों से निर्मित कुआं, ये सभ्यता की विशेषता है। पीलीबंगा सभ्यता क्वेश्चन में आ सकता है कि कहाँ, किस ज़िले की है? तो हनुमानगढ़ ज़िले की है। और क्या प्राप्त हुआ यहाँ से? ईंटों का कुआं। दूसरी सभ्यता हनुमानगढ़ की है रंग महल।
रंग महल। इस सभ्यता की जो खोज की गई थी वो स्वीडिश दल द्वारा की गई थी। स्वीडिश दल द्वारा इस सभ्यता की खोज की गई थी और स्वीडिश दल के जो नेतृत्व किया था वो किया था हन्ना रेड ने। हन्ना रेड ने। इस सभ्यता से, रंग महल सभ्यता से 105 मुद्राएं मिली हैं। 105 मुद्राएं मिली, जिसे क्या कहा गया? मुरंडा मुद्रा। मुरंडा मुद्रा। गंधार शैली के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? गंधार शैली के प्रमाण रंगमहल सभ्यता से मिले हैं। और क्या मिला है? गुप्तकालीन खिलौने मिले हैं। गुप्तकालीन खिलौने। और क्या मिला है? तो ये रंग महल सभ्यता से ये 2-3 चीज़ें इम्पॉर्टेंट रखती है कि स्वीडिश दल द्वारा इसकी खोज की गई थी, नेतृत्व हन्ना रेड ने किया था इस स्वीडिश दल का। 105 तो मुद्राएं मिली थी जिसे मुरंडा मुद्रा कहा गया। गंधार शैली के प्रमाण मिले और गुप्तकालीन खिलौने मिले। तीसरी हनुमानगढ़ जिले की सभ्यता है। तीसरी सभ्यता है करणपुरा सभ्यता। करणपुरा सभ्यता। इस सभ्यता की खोज की गई थी जनवरी 2013। काफ़ी नवीन खोज है ये और यहाँ से मानव कंकाल मिला है। मानव कंकाल मिला। अब एक ये क्षेत्र है, ये तो था हनुमानगढ़ की बात। हनुमानगढ़ में पीलीबंगा सभ्यता, जहाँ से ईंटों का कुआं मिला। रंगमहल सभ्यता, रंगमहल सभ्यता से क्या क्या मिला? 105 मुद्राएं मिली, मुरंडा मुद्रा कहा गया, गंधार शैली के प्रमाण मिले और गुप्तकालीन खिलौने मिले। एक ही करणपुरा सभ्यता जिसमें से मानव का कंकाल मिला। फिर एक यहाँ पर ही क्षेत्र है जो है बीकानेर जिला। बीकानेर जिला। बीकानेर बीकानेर से हमें क्या मिला है? कौन सी सभ्यता है बीकानेर की? बीकानेर की सभ्यता है सौंथी सभ्यता। सौंथी सभ्यता। इसका जिला याद रखना है। सौंथी सभ्यता कहाँ की है? बीकानेर की है। और इस सभ्यता को ही क्या कहा जाता है? कालीबंगा फर्स्ट। कालीबंगा फर्स्ट भी कहा जाता है। फिर हम आगे देखते हैं। एक ये क्षेत्र है यहाँ पर झुंझुनू। झुंझुनू। झुंझुनू जिले की एक सभ्यता है जिसका नाम है सुनारी। कौन सी सभ्यता? सुनारी सभ्यता। इस सभ्यता से लोहा गलाने की भट्टी मिली है। लोहा गलाने की भट्टी। लोहा गलाने की भट्टी कहाँ से मिली है? सुनारी सभ्यता। सुनारी सभ्यता कहाँ? झुंझुनू में। फिर हम आगे देखते हैं। यहाँ पर एक क्षेत्र है जिसका नाम है टोंक। टोंक जिला। टोंक की सभ्यता है इम्पोर्टेंट, उसका नाम है रेड सभ्यता। रेड सभ्यता। इस सभ्यता से क्या प्राप्त हुआ है? इस सभ्यता से सिक्के प्राप्त हुए हैं।
3075 सिक्के प्राप्त हुए हैं। इस कारण इस क्षेत्र को क्या कहा गया है? रण पण धरण कहा गया है। इसी कारण, इस रेड सभ्यता के कारण ही इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान की टाटा नगरी। अब हमने यहाँ पर 4 जिले देखे हैं राजस्थान के। हनुमानगढ़ में कौन सी सभ्यता? कालीबंगा सभ्यता। ईंटों का कुआं मिला है। रंग महल सभ्यता, स्वीडिश दल ने इसकी खोज की है, जिसका नेतृत्व किया है हन्ना रेड ने। और 105 मुद्राएं मिली है, जिसे क्या कहा गया है? मुरंडा मुद्रा। गंधार शैली के प्रमाण मिले हैं और गुप्तकालीन खिलौने मिले हैं। तीसरी सभ्यता मिली है हनुमानगढ़ से ही, कर्णपुरा सभ्यता। जनवरी 2013 में इसकी खोज की गई थी और मानव कंकाल मिला है। इधर यहाँ हम देखते हैं बीकानेर में सभ्यता है सोंथी सभ्यता, और सोंथी सभ्यता को ही कालीबंगा फर्स्ट कहा गया है। झुंझुनू जिले की है सुनारी सभ्यता, और सुनारी सभ्यता से मिला है लोहा गलाने की भट्टी। टोंक जिला और टोंक से मिली है रेड सभ्यता। रेड से कई सारे सिक्के मिले हैं, सिक्कों की संख्या है 3075, इसलिए इसे रण पण धरण कहा गया है, और इसे ही क्या कहा जाता है? राजस्थान की टाटा नगरी। आगे हम फिर से देखेंगे, यह है राजस्थान। राजस्थान के इस क्षेत्र में भरतपुर जिला है, और भरतपुर जिले में जो सभ्यताएं पाई गई है वो ये है। बयाना सभ्यता, भरतपुर की है बयाना सभ्यता। बयाना सभ्यता से क्या मिला है? बयाना सभ्यता से नील की खेती के साक्ष्य मिले हैं। एक तो नील की खेती के साक्ष्य, और दूसरा क्या मिला है? गुप्तकालीन सिक्के मिले हैं। गुप्तकालीन सिक्के मिले हैं। 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें मिली हैं बयाना से। भरतपुर की दूसरी एक सभ्यता है जिसका नाम है मल्लाह सभ्यता। मल्लाह सभ्यता से क्या मिला है? तो मल्लाह सभ्यता से मिले हैं ताम्र हारफून व तलवारें। एक तीसरी सभ्यता है भरतपुर की जिसका नाम है नोह सभ्यता। नोह सभ्यता से क्या मिला है? नोह सभ्यता जो है इससे 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष मिले हैं। 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष मिले हैं। और क्या मिला है? तो स्लेटी व गेरुए व स्लेटी रंग के मृदभांड। भरतपुर जिले के बारे में पढ़ा। अब अगला जिला हम देखेंगे
इस तरफ एक जिला है जिसका नाम है बूंदी। बूंदी जिले की सभ्यता है गरदड़ा। गरदड़ा सभ्यता। ये सभ्यता किस नदी के किनारे है? ये सभ्यता है छाजा। ये सभ्यता है छाजा नदी के किनारे। इस सभ्यता से रॉक पेंटिंग के अवशेष मिले हैं। रॉक पेंटिंग और उड़ते हुए पक्षी के चित्र मिले हैं। उड़ते हुए पक्षी के चित्र प्राप्त हुए हैं। चित्र। फिर आगे जो सभ्यता है वो हम देखते हैं भीलवाड़ा की। भीलवाड़ा। भीलवाड़ा। भीलवाड़ा की सभ्यता है बाघोर सभ्यता। बाघोर सभ्यता। ये जो है वो राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता है, या सबसे प्राचीन स्थल राजस्थान का कौन सा है? बाघोर। राजस्थान का सबसे प्राचीन स्थल बाघोर। यहाँ से पशुपालन के सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए थे और इसका खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी V.N. मिश्र। खोजकर्ता कौन है इसके? V.N. मिश्र और L.S. लेशनी। आगे हम देखेंगे भीलवाड़ा की दूसरी सभ्यता, वो है ओजियाना सभ्यता। ओजियाना सभ्यता कहाँ की है? तो भीलवाड़ा की। इस सभ्यता से हमें क्या प्राप्त हुआ है? डीलक्स टाइप के बर्तन। डीलक्स टाइप के बर्तन प्राप्त हुए हैं। अब हम आगे देखेंगे बालाथल सभ्यता। ये जिला है उदयपुर। उदयपुर से मिली है बालाथल। कौन सी सभ्यता मिली है? बालाथल। बालाथल सभ्यता से क्या मिला है? यहाँ से मिला है 11 कमरों का दुर्गनुमा भवन। 11 कमरों का दुर्गनुमा भवन। और क्या मिला है बालाथल से? और मिला है बालाथल से मिट्टी की वृषभ आकृति मिली है। मिट्टी की वृषभ आकृति। आगे हम एक देखते हैं जिला चित्तौड़गढ़। चित्तौड़ से कौन सी सभ्यता मिली है? नगरी सभ्यता। और नगरी से क्या मिला है? शिवी जनपद के समय के सिक्के। शिवी जनपद के सिक्के। फिर हम एक जिला देखते हैं नागौर जिला। यहाँ पर नागौर को मान लेते हैं। नागौर जिले की जो सभ्यता है वो है कुराड़ा सभ्यता। कुराड़ा सभ्यता। इस कुराड़ा सभ्यता से लोहे के औजार प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं? लोहे के औजार। लोहे के औजार। और इस नागौर सभ्यता को ही इसी कारण से क्या कहा जाता है? और इसे कहा जाता है औजारों की नगरी। औजारों की नगरी।
ये तो कुछ सभ्यता झीलें देखे थे जिसमें कुछ सभ्यताएं और उनमें 2-2, 3-3 विशेषताएं हैं। अब आगे हम ये देखेंगे कि जो सभ्यताएं हैं वो कौन से युग की है। तो काफ़ी बार मिक्स हो जाता है कि पाषाण युगीन सभ्यताओं को हम लोह युगीन मान लेते हैं और लोह युगीन को ताम्र युगीन। तो ये सारे मिक्स ना हो और क्वेश्चन भी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं कि निम्नलिखित में से पाषाणकालीन सभ्यता कौन सी नहीं है या कौन सी है। तो इसको हम एक ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। 3 ट्रिक्स बनेगी, पाषाण काल की अलग ट्रिक और ताम्र युग की अलग और लोह युग की अलग। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे पाषाण काल की। पाषाण कालीन सभ्यता। पाषाण कालीन सभ्यताएं कौन सी है? तो एक लाइन में हम याद रख सकते हैं, बाबा कल बैराठ में इंद्र ने आह भरी जिससे डीडवाना में डीडवाना में दूर दूर तक तिल गिरे। बा से बालाथल, बा से बागोर, कल से कालीबंगा, बैराठ से बैराठ सभ्यता, इंद्र से इंद्रगढ़, आह से आहड़, डीडवाना से डीडवाना, दूर से दर सभ्यता, तिल से तिलवाड़ा सभ्यता और घी से गिलुंड। ये सारी ही सभ्यताएं कौन सी है? पाषाणकालीन सभ्यताएं हैं। तो पाषाणकालीन सभ्यताओं को याद रखने की ट्रिक क्या है? बाबा कल बैराठ में इंद्र ने आह भरी जिससे डीडवाना में दूर दूर तक तिल गिरे। बा से बालाथल, बा से बाघोर, कल से कालीबंगा, बैराठ से बैराठ, इंद्र से इंद्रगढ़, आह से आहड़, डीडवाना डीडवाना, दूर से दर, तिल से तिलवाड़ा और घिर से गिलुंड। ये तो थी पाषाणकालीन सभ्यता की। अब आगे हम जो ट्रिक देखेंगे वो देखेंगे लोह युग की। तो लोह युगीन सभ्यताएं कौन सी हैं? लोह युगीन सभ्यता। लोह युगीन सभ्यता की ट्रिक है जो तो लोह युगीन सभ्यता की ट्रिक है जो भीनमाल में रेड नैनो वाली रहती है। सुना है अनूप ने उसे नगर में नहाते देखा। अब इसमें जो का मतलब है जोधपुरा, भीनमाल से भीनमाल सभ्यता, रेड से रेड टोंक में जो है, नैनो से नैनवा, वाली से तरखान वाला, सुना से सुनारी सभ्यता, सुनारी कहाँ है? झुंझुनू में। अनूप से अनूपगढ़ सभ्यता, नगर से नगर और नहाते से नोह। ये सभी सभ्यताएं कौन सी हो गई? लोह युगीन सभ्यताएं हो गई। जोधपुरा, भीनमाल, रेड, नैनो, वाली से तरखान वाला, सूना से सुनारी, अनूपगढ़, नगर और नोह। अब आगे हम देखेंगे ताम्र युगीन सभ्यताएं कौन सी थी।
ताम्रयुगीन सभ्यता। ताम्रयुगीन सभ्यता की जो ट्रिक है वो है सावनंद गणेश ने बूढ़ी माँ की पुकार पर चीन को कॉल किया। चीन को कॉल किया। अब यहाँ साव का मतलब है सांवलिया, सांवलिया सभ्यता। नंद से नंदलालपुरा, नंदलालपुरा। गणेश से गणेश्वर। बूढ़ी से बूढ़ा पुष्कर, बूढ़ा पुष्कर। माँ से मलाह। की से किराड़ोत। पू से पुग्गल। ची से चिथवाड़ी। न से नगरी और कोल से कौल महोली, कौल महोली। ये सारी कौन सी सभ्यताएं हो गई? ताम्रयुगीन सभ्यता। सावनंद गणेश ने बूढ़ी माँ की पुकार पर चीन को कॉल किया। सांवलिया, नंदलालपुरा, गणेश्वर, बूढ़ा पुष्कर, मलाह, किरणोत, पुग्गल, चिथवाड़ी, नगरी, कौल महोली। ये तो हो गए कि ये तो हो गई सभ्यताओं की एक ट्रिक, जिससे हम ये याद रख सकते हैं कि ये कौन से युग की है। अब जो आगे PDF अटैच की जाएगी वो सभ्यताओं का नाम और उनका जिला दिया जाएगा उसके सामने कि ये कौन से ज़िले की कौन सी सभ्यताएं हैं। अब तक हमने सभ्यताओं के टॉपिक में पढ़ा था कि राजस्थान की जो प्राचीन महत्वपूर्ण जो सभ्यताएं थी, 5-7 सभ्यताएं जिनमें थोड़ा डीप में हमने देखा था, और फिर उसके बाद में हमने 2-2, 3-3 विशेषताओं वाली सभ्यताएं देखी थी, और उसके बाद में हमने ये ट्रिक देखी है जिसमें ताम्रयुगीन, पाषाण युगीन और लोह युगीन सभ्यताओं को अलग अलग बांटा गया है। सभ्यताओं का टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, और विस्तृति एजुकेशन का एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। थैंक यू।